तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है जेएलवी मॉडल पेपर सेट जे का सब्जेक्ट मैथ्स। तो गणित के जो 20 प्रश्न है उस मॉडल पेपर में, उन सभी 20 प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। ये आ गया तुम लोग सामने सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न को चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 33.33 ऋण 0.03 धन 333.333 ऋण 3.33 के बराबर है। जोड़ने घटाने वाला प्रश्न है। अब इसमें ध्यान क्या रखना रहता है वो देखो। इसमें ये जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है वो धनात्मक संख्या है, और जिसके सामने धन चिन्ह है वो धनात्मक संख्या है। ठीक, और जिस संख्याओं के सामने ऋण चिन्ह है वो ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या पहले जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया देखो, 33.33 ये धनात्मक संख्या है, और ये 3.333 ये भी धनात्मक संख्या। तो ये जुड़ के धनात्मक संख्या मिलेगी। 366.663 यानी 366.663 मिला। अब देखो ऋणात्मक संख्या क्या क्या है, तो ऋण 0.03 है और इसके सामने ये है तो 3.33। अब इसको जोड़ें तो ऋण ही मिलेगा 3.3 ये मिला हमको 3.36। अब ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या को हमेशा आपस में घटाते हैं। तो दशमलव सीधम दशमलव लिखना, इकाई सीधम इकाई, ये 3 और ये 6। अब देखो यहाँ 0 रखेंगे, क्यों? क्योंकि घटाते समय दशमलव बाद अंकों की संख्या समान रखना है। अब देखो ये 3 हो गया, 6 में 6 गया, क्या 0, 6 में 3 गया 3, दशमलव सीधम दशमलव, और ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 3। तो कितना आया, 363.30। देखो किस में है, ऑप्शन डी में दिया। ठीक, तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, एक वस्तु को 1820 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य को, तो उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर कितने रुपये का लाभ होता है। देखो बच्चों सिंपल सा दिया है। क्या होता है क्रय मूल्य और और लाभ। क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देने से क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। ये सूत्र आप लोग पता होना चाहिए। भाई किसी चीज को मान लो मैं 10 रुपये में खरीद के लाया, अब मैं उसमें 2 रुपया लाभ लेना चाहता हूँ। 10 रुपये क्या है, क्रय मूल्य, 2 रुपये लाभ लेना चाहता हूँ। तो 10 और 2 को जोड़ूंगा 12, तो 12 रुपये में तो बेचूंगा ना उसको। तो इस तरह जो विक्रय मूल्य है कैसे बना है, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ने से भी क्रय मूल्य बना है। ठीक, अब यहीं से बनता है बच्चों, कैसे भाई, क्रय मूल्य और लाभ दोनों बराबर है करके लिखा है, क्रय मूल्य और लाभ बराबर है। अब विक्रय मूल्य कितना लिखा है, 1820 रुपये लिखा है ना, इसे करके यहाँ लिखा है 1820। ओहो सॉरी, तो क्रय मूल्य लिखा है 1820 रुपये। अब लाभ और क्रय मूल्य बराबर है तो मान लो उसको 100 मान लो, क्रय मूल्य को 100 होगा ना भाई। क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो चूंकि क्रय मूल्य और लाभ बराबर है तो दोनों को 100 ही मानना पड़ेगा। तो 100 धन 100 बराबर मिल गया 1820। तो 100 और 100 जोड़ेंगे तो क्या आता है, 2x। तो 2x बराबर हो गया 1820। तो 100 बराबर क्या होगा, तो ये दो जो गुणा में है 100 के साथ इधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक, तो गुणा वाला पक्षांतर करने पर भाग। तो 1820 को दरअसल
2 से भाग करोगे देखो तो क्या आता है, 2 निया 18, बचा शून्य, उतारेंगे 2, 2 एक कम 2, उतारेंगे शून्य, 2 शून्य शून्य, क्या आया 910, यानी 100 बराबर आ गया 910। 100 किसको माने थे, क्रय मूल्य भी 100 है, लाभ भी 100 है, तो 910 रुपया क्रय मूल्य भी है और लाभ भी है, तो क्रय मूल्य की जरूरत था हमको। क्यों, क्योंकि 1000 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा कह रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर सिंपल सी बात, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1000 रुपये में बेचने पर, तो 1000 में से कितना में खरीदा था जी, क्रय मूल्य कितना मिला 910, तो सिंपल सी बात, एक क्या आएगा 90 रुपये, क्या आएगा 90 रुपये। तो यही बच्चों इसका आंसर है, ऑप्शन सी में देखो दिया हुआ। ठीक, तो प्रश्न में लाभ पूछा था, लाभ कितने रुपये का लाभ, लाभ माने होता है विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। जहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है यानी 1000 ज़्यादा है, ये क्लियर हो गया। तो हमने क्रय मूल्य पता नहीं था तो क्रय मूल्य निकाला कहाँ से, यहाँ से 1820 रुपये में बेचा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ, तो दोनों बराबर लाभ हुआ, इसीलिए उसको 2 भाग कर दिए, और जो आधा था वो वही क्या है जी, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को घटा दिए फिर विक्रय मूल्य से, पता चल गया लाभ। क्लियर, चलो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है वो जानना है। देखो सिंपल सा है, जैसे पहले 4 बराबर 125 बटे 500, तो आपको इसको हल करना है, ये 125 बटे 500, अगर 125 बटे 500 को हल करने पर 1/4 आ जाता है तो वो सही है, ठीक है, लेकिन हमको सही नहीं है वो ढूंढना है। तो चलो 125 बटे 500 को अगर हल करें तो मान लो 25 का पारा जानते हो, तो क्या करोगे, 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50 और 25 शून्यम शून्य, क्या मिला 5/20। अब इसको और घटाओ, 5 एकम 5, 5 चौक 20, देखो ऊपर 1 नीचे 4, 1/4 मिल गया, तो ये वास्तव में सही है, क्योंकि 125 बटे 500 को हल करने पर, सरल करने पर 1/4 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही लिखा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। चलिए देखें, उसके बाद अगला ऑप्शन बताता हूँ आप लोगों को, ये 3/7 लिखा है बराबर 27/63। तो अगर आप लोगों को 9 का पहाड़ा आता रहेगा तो दिख रहा होगा, देखो 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, तो 27/63 को सरलतम, तो हमको 3/7 मिल गया, यहाँ भी देखो लिखा है तो सही लिखा है। 5/8 और 35/56 को देखें तो देखो 7 के पारा में 7 पंचे 35, 7 8 56 मिल गया 5/8, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। अब बच गया वही उत्तर होगा जी, क्योंकि 3 ऑप्शन सही लिखा है तो चौथा तो गलत होना ही है। करके देख लो, 9/2 बराबर लिखा है 54/24, तो ये किससे भाग जाएगा, तो भाई तो 2 से भाग जाएगा, पहले 2 दूने बचेगा 1, तो 2 सकते, ये 2 1 कम 2 दूनी, 3 से देखें तो 3 या 27, 3 चौक 12, तो इस तरह 9/4 आ रहा है, जबकि ये 9/2 लिखा है, तो दोनों बराबर नहीं है ना, 9/4 और 9/2 थोड़ी बराबर है, तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अब किसी बच्चे को इस प्रश्न पर कुछ पूछना हो तो बोलो, कुछ समझ में ना आया हो तो। चलो कोई बात नहीं, समझ गए हो अच्छी बात है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग कर
5 अंकों 5 बार 9 लिख लो रे भाई। ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दो नीचे में इकाई तरफ से। अब योग करना है तो जोड़ना है, मतलब 9 दूनी 18, ये हो गया 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, इस तरह हो गया 1,09,998। किस में लिखा है? ऑप्शन ए में देखो लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। सिंपल सा था, इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना आना चाहिए था, और जोड़ का जो संख्या है वो करना आना चाहिए। उत्तर आ गया। चलिए, तो सरल प्रश्न था। अगला देखें, ये है सरलीकरण से संबंधित प्रश्न। सरलीकरण में बच्चों आप लोग गलती करते हो बहुत ज़्यादा, तो सरलीकरण का प्रश्न ढंग से बता देता हूँ। प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। 4 भागित बड़ा कोष्टक में लिखा है 2 धन 2, फिर भागित, फिर ये मंझला कोष्टक है 2 धन 2, 2 भागित, छोटा कोष्टक है 2 धन 2 बटे 3, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक बंद। तो देखो, बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले तो छोटा कोष्टक। अब यहाँ कुछ नियम बता देता हूँ। 2 धन 2 बटे 3 का मतलब होता है 2 सही 2 बटे 3 लिखा है। हम 2 सही 2 बटे 3 को 2 धन 2 बटे 3 लिख सकते हैं। तो सही बटा को कैसे हल करते हैं जान रहे हो? सरल है, 2 तिया 6 और 6 2 8, 8 बटे 3, बस वैसे ही कर सकते हैं। तो 2 धन 2 बटे 3 का मतलब क्या हुआ? 2 तिया 6, 6 2 8 बटे 3। एक भिन्न मिल गया, छोटा कोष्टक खुल गया। अब यहाँ भाग लिखा है, भाग चिन्ह लिखोगे। 2 लिखा है, फिर धन लिखा है, फिर 2, फिर मंझला कोष्टक हो गया। अब मंझला कोष्टक को हल करेंगे। तो मंझला कोष्टक में देखो भिन्नों का भाग है। क्या है? भिन्नों का भाग हो रहा है। तो भिन्नों का भाग हो रहा है इसके बीच में, तो उसको उल्टा कर देते हैं। और क्या है, क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा मंझला कोष्टक में 2 धन 2, अब भाग हो जाएगा गुणा, 8 बटे 3 क्या हो जाएगा? 3 बटे 8। क्यों? क्योंकि भाग को जब गुणा बनाते हैं तो भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। तो 8 बटे 3 था, 3 बटे 8 हो गया। देखो कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 4 8। तो इस तरह क्या मिला? ऊपर 3 नीचे 4, तो इस तरह बना ये 3 बटे 4 मिला। अब अभी बताया हूँ मैं, एक पूर्णांक संख्या हो और धन चिन्ह के बाद भिन्न हो तो वास्तव में मिश्र भिन्न के जैसा है। इसको हल करना आसान है। 2 चौका 8, 8 3 11 बटे क्या हो गया? 4। अब मंझला कोष्टक से भी एक भिन्न मिल गया। तो बाहर क्या है? देखो मंझला कोष्टक के बाहर ये क्या है? भाग चिन्ह। तो यहाँ लिखेंगे 11 बटे, इसको ऐसे घेर देता हूँ, 11 बटे 4, और फिर ये भाग, उसके बाद 2 धन 2। तो ये हो गया हमारा बड़ा कोष्टक। अब इसको हल करेंगे तो फिर वही नियम, क्या? 2 के बाद भाग चिन्ह गुणा होगा, 11 बटे 4 का हो जाएगा उल्टा करके 4 बटे 11। तो ये क्या बनेगा? देखो ये तो नहीं कट रहा है ऊपर नीचे, तो 2 चौक 8 बटे 11, और फिर धन 2। ये तो ये भी फिर पूर्णांक संख्या और सम भिन्न आ गया। तो मिश्र भिन्न वाला तोड़ने वाला स्टेप। तो 2 11 22, और 22 8 कितना हो गया? 30 बटे 11 मिल गया। इस तरह क्या मिला? बड़ा कोष्टक हल करने पर 30 बटे 11। अब बाहर देखो क्या है? भाग चिन्ह है, तो यहाँ भाग चिन्ह करेंगे और 4 लिखा है। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करेंगे तो फिर वही भाग चिन्ह को गुणा बनाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। 30 बटे 11 से 11 बटे 30। देखो 2 दूनी 2 15, तो क्या मिला? 11 दूनी, ये 2 बचा ऊपर 11, तो 11 दूनी 22, नीचे में क्या आया? 15। तो इस तरह 22 बटे 15 देखो कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी में लिखा है। तो यही इसका आंसर है बच्चों। क्लियर? तो एक एक स्टेप करते जाना है। इसमें 2 तरह का चीज आया है। एक तो भाग को गुणा में बदलकर भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न को उल्टा करके गुणा करना, ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो कटा देना। दूसरा
जब भी कोई एक पूर्णांक संख्या और भिन्न के बीच में जोड़ का चिन्ह आ जाए तो उसको मिश्र भिन्न को तोड़ने वाला नियम से विषम भिन्न में बदलना। बस ये दो चीज करते जाना है, लास्ट में उत्तर आ जाता है। अब बताओ, किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बोलो। हाँ? 30 होता है। क्या चीज 30 होता है? तुम्हारा आवाज कैसे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा जी। ये वाला 30 कैसे आया, उसको थोड़ी उसी को पूछ रहे हो क्या? ये देखो 2 धन 8/11 लिखा है ना, ये 2 धन 8/11 का मतलब होता है वो धन चिन्ह को हटा दो वहां से, तो ये 2 सही 8/11 है। अब इसको तुम विषम भिन्न बनाओगे तो क्या करोगे? ये 2 11 22, अब 22 और 8 30, ये विषम भिन्न तोड़े हैं, हर में 11 का 11 ही रहेगा, तो 30/11 मिला था। किसको तोड़े थे? 2 धन 8/11 को। तो सही बटा को तोड़ते हैं तो पूर्णांक का हर से गुणा करते हैं ना, तो 2 11 22, और अंश को जोड़ते हैं तो 22 और 8 को जोड़े तो 30 हुआ ना, तो 30/11 बना है। इसको पूछ रही थी तो ये ऐसी बना है। तो भाई 2 धन 8/11 को हमको क्या समझना है? 2 सही 8/11। हाँ हाँ बोलो। गुणा को बताओ। गुणा ये वाला 4 गुणित 11/30, इसको। हाँ देखो, गुणा में अंश और हर में यानी ऊपर नीचे कोई संख्या हो तो कटाते हैं, तो 4 भी सम संख्या है, 30 भी सम संख्या है, तो 4 को 2 से कटा सकते थे, 30 को भी। इसीलिए क्या किया? 2 दूने 4, अब 2 से 4 तो 30 को भी 4 से भाग 2 से भाग करेंगे, सॉरी, तो 2 1 कम 2, अब बचेगा 1, तो 10 बन गया, 2 5 6 10, तो 15 आया ना। इस तरह ऊपर में 2 गुणित 11 बचा था, तो 2 11 22 हुआ, और नीचे में केवल 15 ही बचा है, तो इसलिए नीचे में 15 ही लिखे, यानी कि 22/15 उत्तर आया। यही गुणा को कह रही थी, तो कटाना है। ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कट रहा हो यानी किसी संख्या से विभाजित हो रहा हो तो उससे भाग दे देते हैं। तो ये 4 को 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4, और 30 को 2 से भाग किया तो 15 है। उसी को कटाना बोलते हैं, भाग करना को। इस तरह ऊपर में बचा 2 गुणित 11, तो 2 गुणित 11 हो गया 2 11 22, और नीचे में हर में तो 15 ही बचा है, तो 15 का 15 ही रहेगा वो। ठीक, और कोई स्टेप? सब जगह गुणा में वैसे ही हुआ है। यहाँ देखो ये वाला जगह में 2 गुणित 3/8 था, तो 2 1 कम 2, और 2 चौका 8 हो गया, तो 2 1 कम 2, यहाँ तो 1 है ना, तो 1 गुणित 3, 3 1 कम 3 हुआ, और नीचे में तो 4 बचा था, इसलिए 3/4 आया। ऊपर नीचे कटाना रहता है, जो कट रहा हो उसको। और किसी को? चलिए इसका एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये वाला देखो। चलो बच्चों देखो, प्रश्न 20,08,79 को अंकों में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। देखो ऑप्शन विधि से बता रहा हूँ। 879 लिखा है, तो देख 869 लिखा है, ऐसे है, इसको 869 पढ़ते हैं। तो 879 लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसको देखो 889 लिखा है, तो 889 कैसे होगा? 79 पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचा। अब 2 ऑप्शन में देखो 20 लाख लिखा रहना चाहिए, तो ऑप्शन सी को देखो ध्यान से, ऐसे लिखा है। अब तुमको जानना है तो कॉमा लगाओ भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। तो सैकड़ा हजार के बीच में कॉमा, हजार के स्थान पे 2 अंक रखना रहता है, तो यहाँ कॉमा। तो इस तरह ये हजार की जगह में 0 लिखा है, लाख की जगह में 2 लिखा है, यानी कि हम इसको 2 लाख पढ़ेंगे, 2,08,79, जबकि प्रश्न में लिखा है 20 लाख। इसका मतलब ये भी गलत लिखा है, तो बचा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देख लो लिख करके, इस तरह लिखा है। संख्या भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार
अल्प विराम यानी कॉमा लगाना आना चाहिए, तुरंत पता चलता है कौन कितना लिखा है। सैकड़ा और हजार के बीच में कॉमा लगता है, पहला कॉमा, उसके बाद 2 अंक हजार में रहेंगे और 2 अंक लाख में, इधर 2 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है आगे। तो इस तरह देख लो, पहला कॉमा के आगे हजार वाला स्थान है, दूसरा कॉमा के आगे लाख वाला, तो लाख वाला में भी हजार में कुछ नहीं लिखा है तो हजार नहीं पढ़ेंगे। 879 को क्या पढ़ते हैं, 79 को 79, तो इस तरह 20,08,79 लिखा है, यही ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ये देखते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। दो न्यून कोणों का योग से कौन सा कोण बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं है कह रहा है बच्चों। देखो इसमें सभी कोण का मान याद होना चाहिए। जैसे न्यून कोण देखें, मान लो एक कोण, मान लो एक कोण मान लो एक कोण 30 अंश का है और एक कोण 20 अंश का है, तो दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 50 अंश बनेगा। अब 50 अंश भी क्या है, न्यून कोण है। तो दो न्यून कोण को जब मैं जोड़ के देखा तो जो कोण मिला वो 50 अंश बन रहा है, यानी न्यून कोण बन रहा है, तो ये संभव है। ये बनाना संभव नहीं है उसको पूछ रहा है। समकोण का देखें तो जैसे ये 30 अंश है और ये 60 अंश है, तो दोनों मिला के 90 अंश को ही क्या बोलते हैं, समकोण। तो दो न्यून कोण था, 30 अंश भी न्यून कोण है, 60 अंश भी न्यून कोण है। अब दोनों न्यून कोण को जोड़ा तो एक समकोण यानी 90 अंश का कोण मिल जाता है, तो ये भी बनाना संभव है। अधिक कोण देखें, अधिक कोण देखें तो देखो ये एक कोण ले लिया मान लो 70 अंश का, दूसरा कोण ले लिया 50 अंश का, तो 70 अंश भी न्यून कोण है, 50 अंश भी न्यून कोण है, क्योंकि 90 से कम है। 90 से कम, 0 से अधिक को न्यून कोण कहते हैं। तो 70 अंश न्यून कोण कहलाता है, 50 अंश न्यून कोण कहलाता है। तो दोनों मिला कितना हुआ, 120। तो 120 कितने अंश, 90 से अधिक है, मानिए अधिक कोण कहलाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि दो न्यून कोण को जोड़ने पर अधिक कोण भी बन जाता है। तो ये 3 ऑप्शन अगर समझते हो और प्रतिवर्ती कोण के बारे में नहीं भी जानते हो तो भी तुम उत्तर सही लगा के आओगे, अगर इतना को समझते हो तीनों को। भाई ये तीनों बनाना संभव है तो यही होगा उत्तर, और क्या है। तो प्रतिवर्ती कोण कितना होता है मान, प्रतिवर्ती कोण का मान होता है 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम होना चाहिए। तो कभी चाहे तुम 89.9 अंश का कोण भी करोगे तो भी वो 180 से कम ही होगा, 180 से कम ही मिलेगा उत्तर, क्योंकि 90 को जोड़ोगे तब तो 180 होता है, दो समकोण जोड़ोगे तो 180 होता है। तो प्रतिवर्ती कोण तो 180 से भी बड़ा होना चाहिए कह रहा है, तो कहाँ से होगा, दो न्यून कोण को जोड़ने पर। तो यही इसका आंसर है। एक चीज और बता दूं, याद रखो बच्चों, दो न्यून कोण को जोड़ने पर ये 3 प्रकार के कोण बन सकते हैं, इसको याद रखें। दो न्यून कोण जोड़ने पर न्यून कोण बन सकता है, समकोण बन सकता है, अधिक कोण बन सकता है, लेकिन क्या नहीं बन सकता, तो सरल कोण नहीं बन सकता और प्रतिवर्ती कोण नहीं बन सकता। ये दो कोण नहीं बन सकते दो न्यून कोण को जोड़ने पर, सरल कोण भी नहीं बन सकता, प्रतिवर्ती कोण भी नहीं बन सकता, और एक है वो क्या है, पूर्ण कोण, जिसका मान होता है 360 अंश, ये भी नहीं बन सकता। तो 3 कोण तो बन सकते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। दो न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण नहीं बन सकते। सरल कोण होता है 180 अंश का, प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से अधिक और 360 से कम। ठीक, ये नियम। चलिए अगला देखिए।
दो पंखों का क्रय मूल्य 1770 रुपये है। एक दुकानदार ऐसे 5 पंखे 3300 में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि जानने के लिए क्या जानना जरूरी है भाई? सिंपल सी बात, जितने वस्तु को हमने विक्रय किया यानी बेचा, उतने वस्तु को कितना में खरीदा था, ये जानेंगे तभी हम लाभ हानि जान सकते हैं। तो इसमें देखो 5 पंखे को 3300 रुपये में बेच रहा है, लेकिन उस 5 पंखे को कितना में खरीदा था ये अभी खाली स्थान है, यानी हमारा प्रश्न है, ये पता नहीं है। तो पहले 5 पंखे का विक्रय मूल्य जान रहे हैं, तो 5 पंखे का क्रय मूल्य जाने। तो 5 पंखे का क्रय मूल्य जानने के लिए एक पंखे का क्रय मूल्य जानना जरूरी है, जबकि पंखे का तो 2 पंखे का दिया है कितना, 1770। तो 2 पंखे का पता है तो एक ही नियम से एक का तो जान सकते हैं ना। तो एक पंखा का कितना होगा, भाग करेंगे और क्या है, वस्तु की संख्या से। तो 2 से भाग करो, क्या आएगा, 17 को भाग करोगे 2 से, 2 अट्ठे 16, क्या बचेगा 17 में शेष फल 1, फिर बन गया 17, 2 अट्ठे 16, क्या शेष फल बचा 1, बन गया 10, 2 पंचे 10। तो एक पंखा का दाम कितना है, 885। तो 885 रुपये में खरीदा था एक पंखे को, तो 5 पंखा खरीदना है ना भैया। तो 5 पंखा खरीदना है तो एक पंखा के भाव में 5 से गुणा करेंगे जी, क्या आएगा देखते हैं। 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, हासिल 4, 5 अट्ठे 40, 4 44। इस तरह मिल गया 4425 रुपया क्रय मूल्य। तो 4425 रुपया में यानी 4425 रुपया में उसने उसको खरीदा था। ठीक, तो यहाँ देखें अब, तो ये खरीदा था वो ज़्यादा है और बेचा था उसका दाम कम है, इसका मतलब हानि हुआ है। भाई ज़्यादा में खरीदा है कम में बेचा है तो हानि हुआ है, तो हानि निकालना है। तो लिखेंगे 4425 और विक्रय मूल्य को घटाएंगे 3300 को। देखो क्या उत्तर आता है, 5211 यानी 1125 रुपये का हानि हो गया। देखो ऑप्शन बी लिख दिया है। सिंपल सा था, एकीक नियम का प्रश्न और लाभ हानि के प्रश्न को जोड़ दिया गया है बच्चों। कैसे भाई, तुमको 5 पंखे का क्रय मूल्य चाहिए था और 2 पंखे का क्रय मूल्य दिया है, तो 2 पंखे के क्रय मूल्य से 5 पंखे का क्रय मूल्य जाने, ये एकीक नियम का प्रश्न है। क्योंकि 2 का पता हो तो एक पंखा का पहले निकालते हैं, फिर 5 का जान सकते हैं। तो यहाँ तक एकीक नियम का प्रश्न है। उसके बाद जब 5 पंखे का क्रय मूल्य मिल गया, अब 5 पंखे का विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया है, तो और क्या, 5 पंखे के क्रय मूल्य को में से ये विक्रय मूल्य को घटाए, क्योंकि ये क्रय मूल्य ज़्यादा था, विक्रय मूल्य कम था, तो घटाए तो क्या मिला 1125। यहाँ तक ये लाभ हानि का प्रश्न है, तो 1125 रुपया हानि आया। अब किसी बच्चे को इस प्रश्न में कुछ पूछना हो तो बोलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ और लॉन्ग ट्रिक दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस तरह का जब प्रश्न हो ना, तो ये लास्ट में जो भिन्न लिखा है उसको ऐसे लिख देते हैं, 2/3 लिखा है तो 2 और 3 को लिख दो। उसके बाद 3 के आगे 2 धन चिन्ह है, इसमें देखो यहाँ पर एक धन चिन्ह, यहाँ पर, तो 2 चिन्ह बना लो। अब इसको जोड़ते लिखते जाना है, तो 2 3 5, अब इसको जोड़ो 5 3 8, तो इस तरह हो गया ये 8/5। किसको हल किए, तो ये इतना को हल किए, धन वाले तक के, तो 5/8 मिला। तो देखो ऊपर में 1 लिखा है, इसका मतलब है 1/8/5 है, तो उसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 5/8। तो ये 5/8 इसका सही उत्तर है।
ये जोड़ का चिन्ह है इसलिए जोड़ते गए, 3 2 5, फिर 5 3 8, इस तरह ये 8/5 लिखेंगे, इसको 8/5 लिखेंगे। ये जो 5 8 लिखा है तो 8/5। अब चूंकि हमने यहाँ तक हल किया है इस शॉर्ट ट्रिक से, ऊपर में 1 है तो ऊपर मैंने अब भाग हो रहा है तो उसको गुणा में बदलते हैं तो ये नीचे का भिन्न उल्टा हो जाता है, तो 8/5 5/8 हो जाएगा। और इसका गुणा 1 से होगा तो एक ही यही चीज आएगा, इसलिए यही आंसर। अब इसका लॉन्ग ट्रिक क्या है देखो, इसमें नीचे से हल करना रहता है। जैसे क्या लिखा है ध्यान दो, 1/1 ठीक नहीं, 1/1 लिखा है, फिर इस बटे के नीचे है 1/2/3 ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले ये हल होगा 1/2/3। अभी मैं बताया हूँ 1/2/3। इसका मतलब क्या है कि एक पूर्णांक है, एक सम भिन्न है, ये सही भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में लिखा है। तो 1 3 को 3 3 2 5 5/3 होगा। तो इस तरह क्या मिलेगा, अब हमारे पास बचा क्या था 1/1 धन, अब इसी को हल किए हो इसको, तो क्या मिला 1 3 3 3 2 5/3, तो 5/3 इधर मिला। अब तुमको इसको हल करना है तो 1/5/3 यानी 1/5/3 है वो, तो यही क्या हो जाता है ये 3/5। तो इस तरह इसको हल करोगे तो ये मिलेगा 1 धन इधर है, इसको हल किए तो ये मिला क्या 3/5। अब फिर यहीं पर वही दिक्कत है, ये भी मिश्र भिन्न वाला, तो 5 एकम 5 5 3 8 8/5 हुआ। तो इस तरह मिल गया ये 8/5। अब 8/5 को फिर 1 के साथ भिन्न है वो, तो उल्टा करोगे तो 5/8 ही आएगा। तो कुल मिला के जो शॉर्ट ट्रिक बताया था उसमें भी यही आएगा, और पूरा हल करोगे नीचे से एक एक करके तो भी यही हल आएगा। ठीक, ये वित्तानुपाती का प्रश्न है बच्चों। वित्तानुपाती अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा सीख जा रहा हूँ। ठीक, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा शॉर्ट ट्रिक वाला, उससे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न चित्रालेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए संतरों की संख्या को दर्शाता है। तो देखो मेन चीज देखना रहता है, ये एक गोला बराबर क्या है 20 संतरे को निरूपित करता है। तो हमको यहाँ क्या करना है, 4 लिखा है, 4 गोला है, तो 4 के साथ 20 का गुणा करते जाओ, कितना आ गया 80। इसमें कितना है 5, तो 5 के साथ 20 का गुणा करो तो 20 पंचे 100। इसमें 3 है तो 3 गुणित 20 करो, 20 तिया 60। इसमें 2 है तो 2 गुणित 20 करो, कितना हो गया 40। प्रश्न देखो, यदि उसने 400 संतरे खरीदे थे तो अब उसके पास से संतरों की संख्या देखो, 400 संतरे खरीदे थे और उसने 4 दिन में बेचा कितना, उसको जोड़ो तो 0 6 4 10 8 18 हासिले 280 संतरे क्या किया जी उसने बेचे। ये 4 दिन में सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो 4 दिन में 280 संतरे बेचे और 400 संतरे खरीदे थे बोल रहे हैं, तो बेचे को घटाओगे ना तभी तो बचे पता चलेगा। 10 में से 8 गया 2, 120 संतरे अभी भी उसके पास बचे हैं। ऑप्शन ए में देखो दिया है, सिंपल। ठीक, तो क्या करना है जब भी इस तरह का प्रश्न है बचे वाला, तो कुल कितने संतरे उसके पास थे पहले बेचने से पहले, उसमें से कितने संतरे बेच दिए उसको घटाओ। अब बेचा कैसे हम जानेंगे, तो ये एक गोला या एक चित्र का मतलब क्या होता है नीचे में दिया रहता है या ऊपर में भी दे देता है कभी कभी, तो इसका गुणा करना है यहाँ पर चित्रों की संख्या से। तो 4 लिखा है तो 4 का गुणा किए एक गोला का कितना मतलब होता है उस संख्या। इस तरह 4 संख्या लिख लेना है, उसे एक चित्र का जो कितना मतलब होता है उसके साथ गुणा करके
कुल संख्या प्राप्त करना है और सबको जोड़ लेना है। ठीक, तो ऐसे करके उत्तर मिलता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? चलिए, नीचे दिए गए आयत ABCD में समकोण त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है। दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका देखो, ये बच्चों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ACD, और समकोण त्रिभुज में जान रहे हो लंब का वर्ग, यानी कर्ण का मान पता है, तो यहाँ लंब का मान पता नहीं है, तो लंब बराबर होता क्या है? तो लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग कर दो और उसमें से घटा दो आधार का वर्ग कर दो। तो देखो भाई, कर्ण का वर्ग क्या दिया है, यानी 13 दिया है, तो 13 का वर्ग। आधार क्या दिया है? 5, तो 5 का वर्ग होगा। तो इस तरह 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, और 169 में से तुम 25 घटाओगे तो मिलेगा 144। 144 का वर्गमूल होता है क्या? 12। इस तरह लंब मिल गया हमको 12, ये AD का मान मिल गया 12। अब ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, ये 5। तो ये क्या है? एक आयत तो बना है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? खड़ी भुजा गुणित आड़ी भुजा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो गया 12 पंचे 60। लेकिन एक आयत में त्रिभुज ये आधा है, आयत के आधा को समकोण त्रिभुज कहते हैं ये। तो ये इसका मान पूछ रहा है, तो सब मिला के 60 है, तो आधा करेंगे 60 का तो क्या आएगा? 30। सिंपल सा यही उत्तर है, ऑप्शन ए में दिया है। क्या किया हमने? इसका ये जो खड़ी भुजा का मान जानकर आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालना बहुत सरल है। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो जैसे ये 12, ये भुजा का मान जाने तो लंबाई चौड़ाई दोनों पता चल गया ना, तो 12 पंचे 60 हो गया। तो चूंकि आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आयत के अंदर बना हो। देखो, कोई भी आयत बनाओगे तो उसको एक विकर्ण से भाग कर दो, इधर से ऐसे कर दो। देखो, दो ठो त्रिभुज बना है, तो आयत में बच्चों दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बराबर होता है। वो आयत का क्षेत्रफल का आधा होता है, तो भाई आयत का क्षेत्रफल जान गए, फिर उसका आधा कर दिए, आगे उत्तर। दूसरा तरीका ये था कि आपको मिल गया इधर 12, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुणित लंब गुणित आधार, ये सूत्र है। इससे भी वही चाहेगा, तो 1/2 गुणित लंब का मान आया 12, आधार का मान प्रश्न में दिया था। अब देखो, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 6 पंचे 30 है, चाहे ना। तो इस तरह 30 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में ए में दिया है, ये आ गया। इसके लिए मेन चीज जानना क्या था? ये पाइथागोरस, इस प्रश्न में मुख्य रूप से जानना क्या था? ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। लंब बराबर पूछे तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दो और उसका वर्गमूल निकालो। आधार का मान पूछे तो वही 6 कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाओ। लेकिन कर्ण का मान पूछता है तो वहां लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग किया जाता है और उसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, ये चीज याद रखना। चलिए, ये आ गया हमारा प्रश्न। प्रश्न दिया है छोटा कोष्टक में 13 धन 12 गुणित 17 के बराबर है। तो बराबर है करके पूछ रहा है, तो पहले उसको हल करो भाई। तो ये 13 धन 12 गुणित 17 को हल करें, तो ये 12 और 13 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 25। और उसके बाद कोष्टक हल होने के बाद ही गुणा करते हैं। तो कोष्टक में जोड़ दिए और फिर गुणा करेंगे, तो 25 सत्य क्या होता है जी? 175। तो 17 हासिल आया, और 25 से कम 25 तो जोड़ो कितना होता है? 7 5 12, फिर 425 हो गया। 425 इनमें से जिसको भी हल करने पर आएगा वो उसके बराबर होगा। तो इसको हल करके देखो, तो ये लिखा है, तुम लोग सोचेंगे अरे ये तो सेम लिखा है, इसको तो हल करने पर आएगा ही। तो यहाँ पर बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हो, क्योंकि पहले ये कोष्टक में था। यहाँ देखो,
तब 12 और 13 को पहले जोड़े फिर 17 से गुणा किए, लेकिन यहाँ तीनों कोष्टक के अंदर नहीं है, तो धन और गुणा में बोडमास के नियम से पहले गुणा होता है। यहाँ पहले नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पहले गुणा होगा, क्योंकि ये कोष्टक में ये 12 और 13 नहीं है, तीनों कोष्टक में रहता तो भी 12 और 17 का पहले गुणा कर, क्योंकि बोडमास का नियम कहता है धन से पहले गुणा होगा अगर वो एक साथ है तब। ठीक, तो यहाँ 12 और 17 का गुणा कर 84, 80, 8, 12 कम 12, 12 8 22, सॉरी 20, 12 8 20। अब ये 13 को जोड़ोगे, 13 को इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा देखो, 3 4 7 और 1 217। तो ये तो 425 नहीं आया, तो उत्तर नहीं हो सकता, सिंपल है। अब देखिए अगला ऑप्शन को हल करके हमें 425 लाना है, तो अगला ऑप्शन क्या है, ये है। तो इसमें भी वही है 13 गुणित 17 धन 12, तो इसमें 13 के साथ पहले गुणा होगा। ठीक है, तो 13 के साथ गुणा करोगे फिर 12 जोड़ोगे, तो ये भी नहीं आएगा, करके देख लेना। एक और नियम बता देता हूँ, जैसे इकाई में देखो 5 आया है इसका, तो इसका करोगे भी तो 3 7 21 आएगा। इकाई में 13 और 17 का गुणा करोगे तो इकाई में क्या आएगा 21। अब तुम 12 को जोड़ोगे तो 12 की इकाई में 2 है, तो ये अधिक से अधिक 12 को जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा इकाई में, जबकि इकाई में 5 आना चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। बिना किए भी पता चल जाता है इकाई का स्थान देखने वाला नियम से। अब इसको देखो रे भैया, 13 गुणित 17 धन 12 गुणित 17, तो ये इसका गुणा करें, अभी आया था कितना इसका 12 सत्ते 84, अब आइए 204 आया था, इसका कर लेते हैं। 17 3 51 हासिल, 5 17 एकम 17, 17 5 22, 221। अब इसको जोड़े इसमें 221 को, तो इस तरफ 5 2 4 425 आ रहा है इसमें। ये ऑप्शन बच्चों सही है। ये कह रहा था ये जो दिया हुआ है 13 धन 12 कोष्टक में गुणित 17 के बराबर है, तो इसको हल करना था पहले, तो क्या आया 425। अब जिस ऑप्शन को हल करने पर 425 आया वही उसके बराबर होगा, तो इसको हमने हल किया, 13 गुणित 17 किया, फिर 12 गुणित 17 और दोनों को जोड़ा तो आ रहा है 425। तो यही बच्चों इसका सही उत्तर है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। 1 दर्जन पुस्तकों की कीमत 300 रुपया है, तो ऐसी 5 पुस्तकों का मूल्य होगा। अब देखो भाई, ऐकिक नियम का प्रश्न है, 5 पुस्तक का मूल्य पूछा है, 5 पुस्तक बराबर कितने रुपये मिलेगा पूछा है। अब मैं बार बार बताता हूँ ऐकिक नियम में कि जब तक एक पुस्तक का दाम नहीं पता तो तुम 5 पुस्तक का खाक से बताओगे। तो 5 पुस्तक का दाम जानने के लिए एक पुस्तक का दाम जानना जरूरी है, और एक पुस्तक का दाम नहीं दिया है तो एक से अधिक का दिया होगा, उससे निकालेंगे। तो 1 दर्जन पुस्तकों की कीमत, 1 दर्जन माने क्या होता है 12, तो 12 पुस्तक का कीमत दिया है, 12 पुस्तक की कीमत कितना दिया है 300। तो भाई एक से अधिक का जान रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं। तो एक पुस्तक का नियम कीमत ऐकिक नियम से 12 हो गया, पुस्तकों की संख्या से मूल्य को भाग कर दिया जाता है, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, बचेगा 6, बनेगा 60, 12 पंचे 60। तो एक पुस्तक का कितना मिला जी 25 रुपये, सिंपल है। अब 5 पुस्तक का जानना है तो बस 25 के साथ 5 का गुणा कर दो, 25 पंचे 125, ऑप्शन बी में दिया है जी। सिंपल से था, 5 पुस्तक का पूछा था, तो एक पुस्तक का जानना जरूरी है, तो जो दिया है उसी से निकालता है। तो 1 दर्जन पुस्तक का कीमत 300 है, 1 दर्जन माने 12 पुस्तक, तो 12 पुस्तक का 300 है, तो एक पुस्तक को जानना है तो 300 12 से भाग करेंगे, तो क्या मिला 25 रुपये। तो ये 25 रुपये में एक पुस्तक मिलता है, तो 5 पुस्तक तो 25 पंचे 125 रुपये। एक का जान गए तो कितना का भी जान सकते हो। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा है किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है।
कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है? ये विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर तुम लोग पता होगा कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 3 6 9, 369 लिखा है, अब ये कटेगा कि नहीं ये जानना है। तो देखें, तो ये 3 और 6 को जोड़ो 9, 9 9 18, तो 18 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी विभाज्य हो जाएगी। मान लो 342 लिखा है, तो अंकों का योगफल करें क्या होगा? 3 4 7 7 2 9, तो 9 3 से विभाज्य है, इसका मतलब यह संख्या भी विभाज्य हो जाएगा। मान लो मैंने कोई संख्या लिख दिया इस तरह 574, तो अंकों का योगफल करें 7 5 12 12 4 16, तो 16 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 574 3 से विभाजित नहीं हो सकता। तो अंकों का योगफल करके देखते हैं, अगर अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यही इसका मतलब आंसर है बच्चों, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। उस या तो जीरो या सम संख्या हो, तो ये क्या होता है? 2 से विभाजित होना निश्चित रहता है। 2 के विभाज्यता का नियम है। उस संख्या के अंतिम 2 अंक उससे विभाजित हो, ये 4 वाला नियम है। उस संख्या का अंतिम सम विषम अंकों का योग, ये गलत नियम है, किसी भी विभाज्यता का नियम नहीं है। चलो देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न। दोपहर 3:50 को लिखा जाएगा। पहली बात लिखा है दोपहर, तो दोपहर के लिए शब्द आता है पीएम, ये पहले देखना। ठीक है, तो पीएम देखो, इसमें एएम लिखा है, इसमें एएम लिखा है, तो ये कभी उत्तर नहीं हो सकता। दोपहर में पीएम लिखा रहना चाहिए। उसके बाद लिखा है 3:50, तो ये 3 बजकर यानी 3 घंटा की जगह में रहेगा 50, 2 बिंदी के बाद मिनट को लिखते हैं तो 50 मिनट। तो इसमें देखो भाई 3:05 लिखा है, इसमें 50 लिखा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगर 3:05 कहता तो ये उत्तर सही था, ये पीएम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के अंकों का योग होगा। देखो बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 100। तब 1 के अंकों का योग करोगे तो क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब मान लो आप लोग बोल सकते हो कि सर हमको तो 1 से 100 तक का भाज्य संख्या याद करवाए हैं, ये तो 3 अंकों की पूछ दिया। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को गलत करना भी आना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कैसे? जरा सोचो, कोई भी 3 अंकों की संख्या को जोड़ोगे तो कोई एक संख्या 1 होगा, एक संख्या 2 हो, या ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है। तो छोटी से छोटी पूछा है, तो तुम छोटी छोटी में 100 तो भाज्य है, तो 1 और जोड़ के देखो ना भाई, तो 101 देख लो, किसी से विभाजित नहीं होता, और 101 के अंकों का योगफल कर रहे हैं तो 2 हो रहा है, तो यही उत्तर है। ठीक, अक्सर ऐसा प्रश्न शायद पूछे। ये प्रश्न देखते हैं बच्चों, सबसे मजेदार प्रश्न है ये प्रश्न के बारे में तुम लोग बताया था मैं। देखो बच्चों, यहाँ पर भी y लिखा है, यहाँ पर भी y लिखा है, यानी ये कोण भी किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, माने उसके सामने का भुजा बरोबर है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है मतलब उसके 2 भुजा बराबर है, ये पता चल जाता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर एक 180 अंश का कोण बनता है, जान रहे हो, सीधा लाइन के किसी भी बिंदु पर 2 कोण बने हैं तो 180, तो 180 अंश में हमको 128 अंश का कोण तो पता है। 10 में से 8 गया 2, इस तरह बचा 5, कितना आया? 52 अंश। तो 1 का मान कितना मिल गया? 52 अंश। कितना मिल गया? 52 अंश। और बता दूं बच्चों, ये जो 52 अंश है वो क्या है? बहिष्कोण है। त्रिभुज के बाहर बना कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण। अब बहिष्कोण दूर के, उसके दूर जो 2 कोण है, ये दोनों, ये 128 पास का कोण है 52 का, और दूर जो अंदर में कोण बना है वो है ये y वाला। तो इसका दोनों को जोड़ने पर मिलता है, तो दोनों y है, माने दोनों बराबर है, तो 52 को 2 भाग कर दो
तो इस तरह क्या मिला 26। तो 26 अंश है ये। तो इस तरह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जो बहिष्कोण का मान होता है ना, बहिष्कोण तो दूरस्थ कोण यानी दूर के दो कोणों को ही योगफल के बराबर होता है। तो y और y को जोड़ेंगे ना तब ये 52 अंश मिलेगा। तो y और y क्या हो जाएगा 2y। तो y का मान जानना है तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो 52 में क्या हो जाएगा भाग 2। अब भाग 52 को भाग 2 करो तो क्या आएगा 26। इस तरह y का मान मिला 26 अंश। ऐसे भी कर सकते हैं। या तुम अगर ये नियम जान रहे हो बहिष्कोण का कि बहिष्कोण का मान हमेशा दूरस्थ कोण के योगफल के बराबर होता है। तो दूरस्थ कोण जो दो कोण है क्या क्या है y है और दूसरा भी y है। तो y धन y के बराबर ये 52 अंश है। ये जो बहिष्कोण का मान है वो कोई भी त्रिभुज बना लो उसमें बहिष्कोण बनाओगे वो उससे दूर जो दो कोण रहेंगे त्रिभुज में 3 कोण रहेंगे। एक कोण तो देखो बहिष्कोण से जुड़ा हुआ है जैसे 128 अंश, उसको छोड़ के ये दो कोण बचे, इन दोनों का जोड़ने पर ही बहिष्कोण का कोण बनता है। ठीक है। तो यहाँ 128 दिया था तो हमको यहाँ सरल कोण से पता चल गया 180 में घटा दिए 128 52 अंश आ गया। अब 52 अंश का आधा ही ये रहेगा क्यों क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में दोनों कोण बराबर होता है वाई वाई लिखा भी है। ठीक इस तरह बनाते हैं। अगला देखें 73.06 को 0.013 से भाग करने पर देखो भाई सरल प्रश्न है। कैसे सरल है देखो प्रश्न लिखा था 73.06 और इसको भाग करना है किससे 0.013 से। अब इसमें देखो दशमलव बाद 3 अंक है इसमें 2 अंक है तो इसमें एक ही जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह बना ये इस तरह एक जीरो बढ़ा दी। इसमें देखो दशमलव बाद 3 अंक आ गया और इसमें दशमलव बाद 3 अंक पहले से है। अब दशमलव बाद अंकों को समान हो जाए संख्या दशमलव लिख लेना है। तो ये बन जाएगा 73,060 और ये बन जाएगा दशमलव हटाने के बाद 13। तो वही 13 पंचे 65 क्या बचा है 8 उतारेंगे 0 13 छक्का 78। तो इस तरह आया 2 उतारेंगे 6 13 दूनी 26 और क्या बचा है 0 तो 0 बाहर ही जाएगा 5620 ऑप्शन सी में दिया है। यही इसका सही उत्तर है बच्चों। मेन चीज करना क्या रहता है दशमलव वाली संख्याओं का भाग करते समय सर्वप्रथम सबसे पहले दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करना है। किधर 10वें 100वें 1000वें स्थान तरफ यानी दशमलव के दाएं तरफ। तो इस तरफ हमने पहले शून्य लगाकर दशमलव की के बाद अंकों की संख्या समान किया फिर उसे हम बिना दशमलव वाली संख्या के रूप में लिख लेंगे। तो दशमलव हटा देने पर ये जो संख्या है वो क्या बन गया 73,060 और ये बन गया 0013 क्या बन जाएगा 13। 13 से भाग किया तो जो भाग फल आया वही बच्चों आंसर। चलो ये आ गया हमारा 59 नंबर का प्रश्न। आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक आयत है और एक वर्ग भी है लेकिन दोनों का क्षेत्रफल समान है। कहा यदि वर्ग का परिमाप 102 मीटर है इसका जो परिमाप है बच्चों कितना है 102 मीटर परिमाप। तो परिमाप से जानते हो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। ये आना चाहिए। परिमाप का माने ही क्या है चारों भुजा को जोड़ा है तब तो मिला है। तो 4 गुणित भुजा बराबर ये 102 है। 4 गुणित भुजा बराबर 102 है। तो भुजा का तो मान जानना है तो वो क्षेत्रफल भी जान जाएंगे। तो 4 गुणा में है वो इधर आ जाएगा भाग में। 4 एक कम 4 दूनी 8 बचेगा 2 क्या बचेगा 2। तो ये बन गया 22। तो 4 4 पंचे 20 अब फिर बचेगा 2 तो दशमलव लगाएंगे तो 20 बनेगा 4 पंचे
20 होगा, 25.5 आएगा। ये भुजा का मान 25.5 मीटर। रुको साफ साफ लिख देता हूँ, 0.5 मीटर। अब कैसे भाग किए उसको भी बता देता हूँ अलग से। 102 था, 102 को किससे भाग किए, 4 से भाग करेंगे तो एक भुजा मान पता चलेगा, क्योंकि 4 भुजा का ये मान है, तो 4 से भाग करेंगे। कैसे किया हूँ देखो, 4 दूनी 8 किया मैंने, बचा 2 उतारा 2, तो 4 पंचे 20। अब बचा 2, अब उतारने के लिए कुछ नहीं तो दशमलव लगाते हैं, तो शून्य उतारते हैं तो 20 बना, तो 4 पंचे 20। इस तरह 25.5 मीटर आ गया एक भुजा का मान। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणित भुजा, या कहें भुजा का वर्ग कहें, तो भुजा गुणित भुजा यानी 25.5 का गुणा 25.5 से करना है, तो कितना आएगा वही देख लो, फिर उत्तर आ जाता है। क्षेत्रफल जानेंगे ना अभी, तो चलो करके देखते हैं। तो एक भुजा का मान आया 25.5, तो गुणा करते हैं भाई 25.5, 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 पंचे 25, 2 27, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब फिर 5 का गुणा इसी से करेंगे तो ऐसे ही आएगा, तो इस बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। फिर 5 का गुणा 255 से किए तो शून्य। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, हासिल एक आया था, 5 7 5 12, हासिल 1, 7 3 10, हासिल 1, 4 1 5 और 6। तो ये कितना आ गया, 65.025। दशमलव देखो, एक अंक इधर भी है, एक अंक इधर भी है, तो 2 अंक आगे लगेगा। इस तरह आगे 650 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। अब प्रश्न में लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो प्रश्न में ये भी लिखा है कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो इसका अगर वर्ग का क्षेत्रफल 650.25 पर आया तो वही इसका भी होगा भी, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है लिखा है। तो 650.25 किस में है, ऑप्शन डी को देखो दिया हुआ है, यही इसका आंसर है। जब दोनों का क्षेत्रफल समान है तो किसी एक का क्षेत्रफल निकालना था बस। क्षेत्रफल जानने के लिए भुजा का मान चाहिए वर्ग का, अब वर्ग का परिमाप दिया है तो वर्ग का ही तो भुजा पता चलेगा। भुजा का मान पता चल गया तो क्षेत्रफल पता चल गया, भुजा गुणित भुजा कर दिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, तो चूंकि दोनों का बराबर है तो उस चीज को आयत का क्षेत्रफल मानेंगे। उत्तर है बच्चों। चलिए देखते हैं आज के ऑनलाइन क्लास का अंतिम प्रश्न। 18 सही 1/8 का दशमलव रूप है, सिंपल सा है। 18 सही 1/8 यानी 18, तो दशमलव पहले रहेगा, सब ऑप्शन में भी लिखा है देख लो। तुमको केवल 1 को 8 से भाग करना था, तो 8 शून्यम शून्य बचेगा 1। अब दशमलव लगाओगे तो बनेगा 10, तो 8 एकम 8 बचेगा 2। अब दशमलव लग चुका है इसलिए फिर शून्य उतारोगे, 8 दूनी 16 बचेगा 4, तो 8 पंचे 40। इस तरह दशमलव के बाद 125, तो 18.125 देखो ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका सही उत्तर है बच्चा। सिंपल सा रहता है ये। पूर्णांक संख्या दशमलव के बाएं हाथ की ओर, और ये 1/8 को भाग करके हमको दशमलव रूप प्राप्त करना रहता है। ठीक, तो ये सिंपल सा था, तो उसको भी लिख दिए इस तरह से, यही आंसर है। इस तरह से बच्चों 20 प्रश्नों का ये जो ऑनलाइन क्लास था, जो कि JNV मॉडल था, यहीं पर समाप्त होता है।